जो जर्नी है कब से स्टार्ट हुई थी? 1987 में MS गायनिक किया था। 35 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। कई तरह की स्पेशलाइजेशन करी, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बच्चे न होने का इलाज है, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, इनफर्टिलिटी, इन सब पे मैंने काफी काम किया है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफी सारी समस्याएं होती हैं। ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आती है, नंबर ऑफ एग्स तो ऊपर से ही डिसाइड होकर आता है, और जैसे जैसे आपके मंथली आता है उतने एग्स आपके खराब होते जाते हैं। कई महिला हैं जो गर्भ निरोधक टैबलेट्स ले लेती हैं। गोलियों से ऐसा क्या साइड इफेक्ट होता है? गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करती हैं, एग बनने की प्रक्रिया को सप्रेस करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ, मैं हूं आपके साथ निधि चौहान। आज हम एक बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर शेफाली होजा। आज हम उनसे जानेंगे कि महिलाओं में जो भी समस्या होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्या होती है, उसके बाद जो समस्या होती है, उन सारी बातों पे जो बेसिक से सवाल होते हैं महिलाओं के अंदर, उन सारी बातों के जवाब उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो मैम, आपकी जो जर्नी है कब से स्टार्ट हुई थी? देखिए, मैंने 1987 में MS गायनिक किया था, तो अभी मुझे 35 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। इस दौरान मैंने कई तरह की स्पेशलाइजेशन करी, जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बच्चे न होने का इलाज है, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम और इनफर्टिलिटी, इन सब पे मैंने काफ़ी काम किया है और इस पे मेरा स्पेशलाइजेशन है। अच्छा, आजकल प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा समस्या तो है कि प्रेगनेंसी होती ही नहीं, महिलाओं को नहीं ठहरती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, आजकल जो है हो गया है कि वर्किंग वुमेन हैं ज़्यादातर। पहले एज ऑफ मैरिज भी जल्दी रहती थी, हाँ। आजकल एज ऑफ मैरिज भी डिले हो गई है। ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आती है, नंबर ऑफ एग्स तो ऊपर से ही डिसाइड होकर आते हैं कि आपके इतने एग्स बनेंगे इस एज पे, और जैसे जैसे आपके मंथली आता है उतने एग्स आपके खराब होते जाते हैं। तो जैसे वर्किंग वुमेन है, वो शादी ही नहीं होती उनकी 30-31 साल तक, तो उनकी एग क्वालिटी खराब हो जाती है। या फिर शादी होती भी है तो फिर वो बोलती हैं कि हम 2-1 साल हम जॉब करेंगे, वर्क करेंगे, अपना करियर सेटल करते करते 34-35 साल हो जाते हैं, जब तक फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाता है। फिर नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होने में उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपका सबसे टफ केस कौन सा रहा है प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए, प्रेगनेंसी में हर एक केस अपने आप में बहुत टफ होता है। ब्लीडिंग के लिए APH है, जिनको कन्वर्जन्स आ रहे हैं, ये आते हैं, BP हाई, इसी तरह के अनेकों केसेस आते हैं। एब्डोमेन ओपन करते हैं, LSCS करते हैं, उन सब में बहुत दिक्कत आती है। तो फिर हर एक केस अपने आप में ही जटिल है। कई बार होता है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान भी उसको कई सारी समस्या आती है। मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ों को देखा है कि हर वीक उनको डॉक्टर्स को दिखाना होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, कभी किसी को एब्डोमेन में पेन होता है। तो ये क्यों होता है, किस चीज़ के कारण होता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं। एंटीनेटल में आपको हाई BP रहा हो, आपको BP का फॉलोअप करना है, आपको बॉडी में स्वेलिंग आ रही हो, आपको एनीमिया हो, खून की कमी हो, या आपको अर्ली स्टेजेस में एक्सेसिव वॉमिटिंग हो, चक्कर, उल्टी, घबराहट, ये सब अर्ली, या ब्लीडिंग, कभी कभी थ्रेटन्ड एबॉर्शन रहता है, उसमें ब्लीड करता है पेशेंट, और प्रेगनेंसी भी होती है, उसमें भी बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सारी केसेस में डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी इन डायबिटीज़ बहुत कॉमन रहती हैं। BP बहुत अत्यधिक हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपको रेगुलर विजिट करना तो ज़रूरी रहता ही है। लेकिन कई महिला ऐसी होती है जिनके स्टार्टिंग में शादी होती है और उन्हें प्रेग्नेंट नहीं होना होता, और कई महिला हैं जो गर्भ निरोधक टैबलेट्स ले लेती हैं, और उसके बाद उनको ये समस्या देखने को मिलती है कि कई सालों तक वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है। तो उन गोलियों से ऐसा क्या साइड इफेक्ट होता है उनकी बॉडी में? गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करती हैं, एग बनने की प्रक्रिया को सप्रेस करती हैं। तो वो अगर सप्रेस होता है तो एग्स ही नहीं बनते हैं। अगर आप वो लंबे समय तक लो तो काफ़ी टाइम तक वो बॉडी में हार्मोन्स का इफेक्ट रहता है, तो जिसको कि विड्रॉ होने में टाइम लगता है। इसलिए हर वक्त एडवाइस ये दी जाती है कि आप 1-2 महीने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लें, फिर ब्रेक करें, फिर लें, फिर वो लें, और लगातार इसको ना ली जाए ऐसा।
मान लीजिए फर्स्ट में तो नहीं करानी चाहिए, लेकिन कोई सेकंड या थर्ड में कराना चाहता है कि नहीं हमें अभी बेबी नहीं चाहिए, और डीएनसी कराता है, लेकिन उसके बाद उसको होता है कि पीरियड्स की काफ़ी समस्या हो जाती है, ठीक से पीरियड्स डीएनसी नहीं आते कराने हैं। के बाद 1-2 महीने हार्मोन्स का बॉडी का नॉर्मल जो हार्मोन हाँ। लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको टाइम लगता है 1-2 महीने उसको नेचुरल कोर्स में आने में, इसीलिए उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। अच्छा, एक चीज़ और ये भी देखी मैंने कि आजकल नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो रही है, सी सेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और महिलाओं में कुछ ये मिथ हो गया है कि नहीं सी सेक्शन अच्छा नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा आपका ये कहना गलत है। हाँ। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ हर महीने 200 से 250 डिलीवरी होती है नॉर्मल जी। और उसी के अनुपात में सीजर होता है 10 to 15%। ओके। जैसे 100 में 10, 200 में 20, हम्म। वो स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, उसी में सीजर किया जाता है। अननेसेसरी सीजर नहीं करते हैं, ये लोगों का मिथ है कि आजकल डॉक्टर्स कर देते हैं। हाँ। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो नेचुरल कोर्स में जा रहा है उसको नेचुरल कोर्स में जाने बट दें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले सी सेक्शन होता था तो लोगों को मतलब क्या रहता था घर में कि सी सेक्शन अच्छा नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती, लेकिन अभी के टाइम में सी सेक्शन हर कोई करवाता है, कई कई लेडीज़ों का रहता है हमें नॉर्मल नहीं करवाना है, सी सेक्शन करवाना है, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कितने हद तक सही रहता है? देखिए, सी सेक्शन कई लोग अपने आप से कराने भी आते हैं कि हम इतना पेन बियर नहीं कर पाएंगे, तो वो बाय चॉइस हम हर वक्त उनको मना करते हैं कि आप जहाँ तक हो सके नॉर्मल डिलीवरी में ही जाएं। अगर कोई अननेसेसरी एंड में कॉम्प्लिकेशन हुई तो सी सेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे रेट बताया 10 to 15% सीजेरियन सेक्शन का रेट है। और अगर कोई कंडीशंस ऐसी हो रही हैं जिसमें ज़रूरी है सी सेक्शन, जैसे कि लेडी की हाइट कम हो, उसकी पेल्विस छोटी हो, या बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल हो, ब्रीच हो, ट्रांसवर्स हो, या एपीएच होता है, प्लेसेंटा नीचे होता है, ब्रीच बेबी है, उनका बीपी काफ़ी बढ़ रहा हो, या डायबिटिक मदर है उसमें भी बेबी का बड़ा साइज रहता है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, इन सब चीज़ों के में सीजर होता है, नहीं तो अन्यथा नहीं होता है ऐसा। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत हेल्दी होती है और उनको भी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है? वही हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उनको पीसीओडी रहता है ज़्यादातर, तो उनको हम एडवाइस देते हैं कि आप लाइफस्टाइल चेंज करिए, जंक फूड नहीं खाइए, अपना वेट रिडक्शन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दी जाती है, इससे होता है उनको। और जो वर्किंग वुमेन्स होती है जो प्रेग्नेंट होती है, तो क्या उनके 9 महीने उन्हें वर्किंग करनी चाहिए, पूरे 9 महीने? वर्क करने में कोई प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, आप 8th मंथ तक भी काम कर सकते हो। पर अगर आपको मेडिकल कंडीशन हो रही हो, जैसे आप ज़्यादा बैठ नहीं पा रहे हो, या आपका ब्लड प्रेशर वेरी कर रहा हो, या आपकी शुगर वेरी कर रही हो, या आपकी बेबी की पोजीशन एबनॉर्मल है, या आपको थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बेड रेस्ट या रेस्ट दिया जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ऐसा भी होता है कि एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जबकि उनका चलना फिरना तो रहता ही है, लेकिन फिर भी गैस उन्हें बन जाती हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है, और इसका मतलब सजेशन क्या है इसके लिए? इसके लिए सजेशन है कि कभी भी एम्प्टी स्टमक ना रहें। आप सुबह उठते से ही अपने पास बिस्किट का पैकेट रखकर उठते से ही बिना ब्रश करे ही 2 बिस्किट खा लें। एवरी 2 आवर्स आप अपनी डाइट में, जैसे अगर आप 4 रोटी की भूख है तो आप एक बार में ना खाकर उसको रेगुलर इंटरवल्स पे खाएं। और मेडिसिन आती हैं उल्टी की, वो आप खाएं, राइट डॉक्टर, जो कि बिल्कुल सेफ है, वो सब खाएं, और रेगुलर वॉक करें, और मिर्च मसाला या ज़्यादा लौंग, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें न खाएं। अच्छा, और कुछ टिप्स जो आप हमारे जो भी प्रेग्नेंट महिला हैं तो उनको आप देना चाहती हैं? मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि अपना बिल्कुल रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराएं जी, बिल्कुल रेगुलर। जैसे आजकल थायराइड की जांच बहुत ही आवश्यक है, वो ज़रूर कराएं। विटामिन डी की लेवल चेक कराते रहें, B12 की लेवल चेक कराते रहें, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते रहें, और रेगुलर डॉक्टर को दिखाएं। और अपनी डाइट को हेल्दी रखें, उसमें मिल्क इनटेक हो, फ्रूट्स हो, और बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, जिससे आपको बाकी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, और आप उसको हेल्दीली कंटिन्यू करें। देखिए, प्रेग्नेंट महिला
एक पेशेंट नहीं होती, वो एक नॉर्मल फिनोमेना है जिससे वो गुजर रही हैं। तो उसको एक नॉर्मल उससे लेकर अपनी डाइट वगैरह अच्छे रखें, और बच्चे और माँ का ध्यान रखते हुए अल्कोहल का सेवन ना करें, सिगरेट एंड स्मोकिंग ना करें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सी सेक्शन वाली महिलाओं के लिए मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने मोस्टली देखा है कि उन लोगों का बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है डिलीवरी के बाद। यस। नहीं, वैसे तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, उसमें नहीं होता है, पर हाँ अक्सर डिलीवरीज में पेशेंट को कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, जिसके कारण उनको बैक एक वगैरह होता है। तो इसीलिए आजकल पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज रहती हैं जो कि तुरंत पेशेंट को सिखा दी जाती हैं, योगा अभ्यास सिखाया जाता है जिससे वो कंटिन्यू करें, तो उससे ठीक होता है, और विटामिन डी की लेवल मेंटेन करें अपनी। तो इस चीज़ के लिए उन्हें और क्या क्या चीज़ें, मतलब खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए? मैंने आपको बोला जैसे नॉर्मल डाइट है, आप नॉर्मल डाइट लीजिए, नथिंग एक्स्ट्रा, मिल्क, एग्स, नॉनवेज भी आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आदि इनका सेवन करें। सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों ने देखा कि डॉक्टर शेफाली ओझा ने हमें बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या समस्याएं होती है और उनका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह के एपिसोड हम आपको दिखाते रहेंगे, और भी कई सारे टॉपिक्स हम आपके पास लेके आएंगे कि क्या क्या समस्या होती है इसके दौरान। और आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन से कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।